हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज वर्क पावर एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी हमने कंप्लीट कर दिया था। यार लास्ट में क्वेश्चन रह गया था, उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाया था। एक्चुअली क्या था कि वो अचानक से लाइट चली गई थी उसमें, तो उस पर कमेंट कर देना, तो मैं किसी भी वीडियो में उसको या मिसलेनियस एक्सरसाइज में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो पिछली क्लास में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी को बता दिया था, वर्क कंप्लीट कर चुके थे, एनर्जी को पढ़ा रहे थे। इस चैप्टर में हमको दो ही एनर्जी पढ़नी है, मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर चुके हैं। आज देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, वर्क एनर्जी एंड पावर, लेक्चर 10, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली मैं भूतिया एनर्जी कहता हूं। पहले आपको बताऊं, ये बेसिकली क्या, भूतिया एनर्जी। भूतिया का मतलब समझ रहे हो ना? भूतिया मैंने वर्ड क्यों यहां पर यूज किया है, ये दिखाई नहीं देती है यार। जैसे स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, दिखती नहीं है। काइनेटिक एनर्जी दिखती है, इसलिए बच्चों को बड़ी इजीली समझ में आ जाती है। तो जो चीज ना दिखे उसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको नजर आने लग जाएगी। भाई भूत सपने में जो सपने देखते हो उसमें आपको जो भी दिखाई देता है, तो यार वो एक तरह से भूतिया ही तो है, एक्चुअली में थोड़ी ना कुछ हो रहा है। तो थोड़ा सा डेप्थ में जाइए, चीजों को विजुलाइज करेंगे, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पे कुछ आपको बातें बता दूं, कुछ बातें आपको मैं बता दूं, कुछ बातें, फिर मैं आगे इस पे मैंने लिख रखा है। जैसे देखो, एक एक चीज आपको क्लियर करेंगे। हमने देखो बोर्ड पे लिख रखा है, देखो ये 2-3 बातें लिखी हैं, फिर हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, फिर हमने ये लिखा है। ठीक है, इतना लिखा है हमने। ठीक है, इससे पहले कुछ बातें आपके दिमाग में सेट कर दें। देखिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, समझना जरा, एनर्जी पढ़ा रहे हैं, तो एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, वर्क डन। अब वर्क डन में बेसिकली जो टोटल फोर्सेज आ जाते हैं, टोटल फोर्सेज। अच्छा, वर्क डन का लेना देना किससे होता है, फोर्स से होता है। चलो, फोर्स। अब जो फोर्स होते हैं इसके जो टाइप हम आपको पढ़ाएंगे, एक तो होता है, आपको हमने पढ़ाया कंजर्वेटिव फोर्स, एफसी कहता हूं। आपको मैंने पढ़ा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एफएनसी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और एक हम लोग लेंगे एजेंट का फोर्स, एफ एजेंट। इन्हीं तीन में चीजों को हम कंप्लीट करके चलेंगे, इन्हीं तीन में हम बातों को कंप्लीट करके चलेंगे। इसी तीन में हम बातों को कंप्लीट करके चलेंगे। एक आपको कंजर्वेटिव फोर्स से लेना देना होगा, एक नॉन कंजर्वेटिव और एक एजेंट। मतलब जितने भी यहां पर आपके सिलेबस में क्वेश्चंस आएंगे, आप ये देखेंगे कि आपका एनकाउंटर तीन ही तरह के फोर्सेस से हो रहा होगा। या तो कोई फोर्स कंजर्वेटिव होगा, ध्यान से सुन लो। अब कंजर्वेटिव में कौन कौन आ जाते हैं, सुन लो। कंजर्वेटिव में जैसे आएगा आपका स्प्रिंग फोर्स, ध्यान से सुनना बड़े आराम से, एक अच्छी बात है वो समझनी है। फिर आपका आएगा ग्रेविटी का फोर्स, ये आ जाएगा। देखा जाए तो पूरी मैकेनिक्स में तो यही रहेंगे, स्प्रिंग एंड ग्रेविटी रहेंगे कंजर्वेटिव में। वैसे तो होने को तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रो में जाएंगे तो ये और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर 99.99% क्वेश्चन कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्हीं पर होते हैं, और मैकेनिक्स में आप देखेंगे स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स ही घूमते रहते हैं बाएं दाएं। ठीक है, अब नॉन कंजर्वेटिव में मैंने आपसे कहा था ओनली फ्रिक्शन, ओनली फ्रिक्शन। क्लियर है? तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नॉन कंजर्वेटिव में आ जाता है। अब एजेंट में कौन आता है, मैं आपको समझाता हूं, यहां लिख देता हूं। देखो एजेंट में क्या आएगा, मैन आएगा, मैन। जैसे मंकी, ये सब होते हैं। मोटर, ये भी किस में आता है, एजेंट में आता है। जैसे पावर में आपको पढ़ाएंगे मोटर। जैसे आपका बैटरी, ठीक है भाई, बैटरी वर्क करता है, तो जो बैटरी होता है, मोटर होता है, मैन, या कोई भी कार है, जैसे कोई भी इंजन है, ये सब एटसेट्रा, ये सब किस में आ जाते हैं, एजेंट वाले में आ जाते हैं। ठीक है, तो एजेंट वाला जो फोर्स होता है ना, वो कंजर्वेटिव होता है, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, वो अलग ही क्लास होती है। उसको हम किस में लेके चलते हैं, एजेंट वाले फोर्सेस में लेके चलते हैं। ठीक है,
तो तीन तरह के फोर्सेस को डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए आपको बातें समझ में आने लग गई। एनर्जी का लेना देना होता है वर्क डन से, और वर्क डन का लेना देना होता है फोर्स से। और फोर्स में तीन टाइप के फोर्स होते हैं बेसिकली, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो तीन तरह के फोर्सेस में क्या क्या बताया मैंने, एक आपको बताया कंजर्वेटिव, देख लीजिए बड़े आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, फिजिक्स को समझना है और एग्जाम में जाके स्कोर करना है। तो मेरे तरीके से पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। तो कंजर्वेटिव में तीन ही फोर्स पर फोकस करेंगे, और मैकेनिक्स में तो दो ही पर फोकस करेंगे, एक तो स्प्रिंग फोर्स और एक ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाके देखेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूं। नॉन कंजर्वेटिव में केवल फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन में आपके एयर का रेजिस्टेंस फ्रिक्शन है, लिक्विड का रेजिस्टेंस भी फ्रिक्शन है, और सॉलिड के बीच में लगने वाला भी फ्रिक्शन है। ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। और एजेंट में बैटरी, इलेक्ट्रो में जाके आता है कार, मैन, मोटर, ये सब आपको मैकेनिक्स में मिलेंगे, ठीक है। अब सुनिए, अभी मैंने आपको पढ़ाई का, अब सुनना ध्यान से। अब एनर्जी के हमने दो पार्ट किए, ध्यान से सुन तो मजा आने वाला है। एनर्जी के दो पार्ट किए, एक क्या पढ़ा है आपको, काइनेटिक एनर्जी, और एक पढ़ा रहा है आपको पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बड़े आराम से सुनिए, एक एक बात आपके दिमाग में डाल दूंगा। अब देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है तो दिखाई देती है, ये होती है बेसिकली हाफ mv²। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये भूतिया होती है, ये कम वक्त दिखाई नहीं देती है। तो ये बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, पर आप विश्वास नहीं करेंगे, आज का लेक्चर खत्म होते होते जीवन भर के लिए पोटेंशियल एनर्जी ना सीख जाओ तो कहना, जीवन भर के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली सबसे पहले क्या, अब इतनी बात क्लियर हो गई, ये भूतिया होती है। भूतिया, इसका कोई फॉर्मूला डिफाइन नहीं होता है, मतलब अलग अलग केस में अलग अलग आता है, भूतिया है। अब देखिए, ये जो होती है भाई एनर्जी, कहीं ना कहीं वर्क डन से रिलेटेड होगी, और वर्क डन तीन तरह के फोर्सेस मैंने आपको समझा दिए। तो अब जरा ध्यान से सुनना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सभी फोर्सेस के वर्क से रिलेटेड होती है, बड़ा मेन पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी सभी फोर्सेस के वर्क डन से रिलेटेड होती है, ध्यान से सुन लीजिए। तो इट इज रिलेटेड टू द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, यहां से इसको हटा दो थोड़ा सा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, चाहे उस पर किसी सिस्टम पर एजेंट का फोर्स लगे, चाहे किसी कंजर्वेटिव फोर्स का फोर्स लगे, चाहे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हो, काइनेटिक एनर्जी सभी से रिलेटेड होती है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, भूतिया होती है। ये असल में भूतिया क्यों होती है, ये भी अभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो कमबख्त होती है, ये केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन से रिलेटेड होती है, बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन से रिलेटेड होती है। तो इसको हम लिखना चाहेंगे, यहां पर लिख लेना ये सब, इट इज रिलेटेड टू द वर्क डन बाई ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन से रिलेटेड होती है। ये है असल में इसमें। और देखिए, अब ये भूतिया क्यों है, जरा सुनिए। ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते नहीं है, ये भी कम वक्त भूतिया ही होते, दिखाई नहीं देते हैं। ये दिखाई नहीं देते, भूतिया ही होते हैं। ये जो स्प्रिंग का फोर्स तो चलो आप फील भी करते हैं, पर कंजर्वेटिव फोर्सेस भी भूतिया होते, दिखाई नहीं देते हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा जनरेट फोर्स होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूं, जैसे ये मेरे पास बॉक्स है, आप खुद बताइए, जैसे मैं छोड़ता हूं ये नीचे जा रहा है, कौन ले जा रहा है नीचे, ग्रेविटी। ग्रेविटी का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, भूतिया नहीं है क्या? अरे सभी पे लग रहा है, क्या दिखाई देता है क्या भाई? वो तो अर्थ का जो ग्रेविटी वाला फील्ड है वो खुद भूतिया है, वो खुद इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है। तो उसके द्वारा जो फोर्स है वही तो कंजर्वेटिव है, और वो दिखाई देता नहीं है। और उसी के द्वारा, उसी ग्रेविटी या कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क से रिलेटेड होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए, पोटेंशियल एनर्जी भी कहीं ना कहीं कैसी है? छुपी हुई एनर्जी है या भूतिया एनर्जी है? डिफाइन सब करेंगे एक एक करके।
पहले इसके बेसिक से डिफाइन करते हैं। क्यों भूतिया कह रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी का दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता है, ना ही एजेंट के वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी का दूर दूर तक रिश्ता होता है। ठीक, अच्छा अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का तो एकमात्र फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, क्योंकि फोर्स कोई भी हो सभी से उसका रिश्ता होता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी देखिए, जैसा फोर्स वैसा एनर्जी। जैसे देखिए अगर स्प्रिंग फोर्स है वहां पे कंजर्वेटिव, तो उसके वर्क डन से रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अगर फोर्स आपने ग्रेविटी का लिया तो उसके वर्क डन से रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की जब बात आएगी तो वहां पर हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने तरह की होती है? आप इसका उत्तर एक शब्द में क्या देंगे? जितने जैसा कंजर्वेटिव फोर्स वैसी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, जब स्प्रिंग फोर्स होता है kx, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनकर आएगी आप देखेंगे, आपने सुना भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, जब ग्रेविटी का फोर्स होगा कंजर्वेटिव तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनकर आएगी वो आती है mgh, सुना होगा आपने। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो, या आपने जो कंजर्वेटिव फोर्स लिया है वो कौन सा लिया है, इसी के आधार पर फॉर्मूला बदल जाता है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाते हैं तो सबने पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होता है। ठीक, तो देखिए तीनों के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा आप कौन से फोर्स फील्ड की बात कर रहे हैं, आप कौन से कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात कर रहे हैं। जैसा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा वैसी ही पोटेंशियल एनर्जी का नाम होगा। ठीक है, बात क्लियर होने लग गई? इतना आपको समझाना था। तो फिर से समराइज कर दूं, फोर्स बेसिकली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एजेंट का फोर्स। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन बाय द फोर्स से रिलेटेड होती है, और काइनेटिक एनर्जी सभी फोर्सेस के वर्क से रिलेटेड होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन से रिलेटेड होती है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। पॉज करके उतार लीजिए आराम से, जितना लिख सकते थे। ठीक है, जो मुझ से हट गया है उसको भी बैक में जाके पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी को समझाना स्टार्ट करता हूं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस भूतिया होते हैं क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की वजह से लगते हैं। जैसे यहां पर इस बॉक्स पर mg लग रहा है, तो आपको बताइए क्या ग्रेविटी का फील्ड दिखाई दे रहा है? तो जो mg वर्क करेगा उसी का लेना देना किससे होगा? पोटेंशियल एनर्जी से लेना देना होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेंगे उसी का लेना देना किससे होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से लेना देना होगा। बिल्कुल उसी तरीके से स्प्रिंग फोर्स जो वर्क करेगा उसका लेना देना होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग से। फॉर्मूला बताएंगे, डेरिवेशन कराएंगे, हर फॉर्मूले को निकाल के दिखाएंगे, उसकी कोई चिंता ना करें। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि चीज का जन्म कैसे हो रहा है। ठीक है, आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि चीज का जन्म कैसे हो रहा है। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए देखिए, अब हमने यहीं से लिखना शुरू किया इसलिए। तो अब आप समझ गए कि पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा बिना कंजर्वेटिव फोर्सेस के नहीं हो सकती। तो देखिए मैंने हेडिंग में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। बात क्लियर हो गई? अब सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। 1 मिनट नहीं लगा होगा समझने में, पूरी बात क्लियर थी। देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आपको बता दिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कोई खास पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होगा, जैसा फोर्स फील्ड होगा वैसा ही उसका फॉर्मूला जन्म लेकर आएगा या ड्राइव होकर आएगा। ठीक है, जन्म लेने का मतलब ड्राइव होकर। ठीक है, छोटी सी बात क्लियर। अब देखिए, इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वी ऑलवेज डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट को जरा समझ लीजिए। जैसे देखिए, इसको जरा समझते चलिए, जैसे अर्थ है, ये
अर्थ है। ध्यान से सुना इस पॉइंट का मतलब क्या है, बहुत अच्छी बातें होंगी। अब देखिए जो ग्रेविटी का फील्ड होता है वो दिखाई नहीं देता है, पर मैं आपको हल्की सी पिक्चर बना दूं, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये पिक्चर बनाई यार, ये हाइपोथेटिकल होता नहीं इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये लाइन नहीं होती हैं, वो तो स्पेस होता है जो हर जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है सुनिए। अब ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ग्रेविटी का फील्ड मान लीजिए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं करती, ठीक है। एक पॉइंट के लिए हम डिफाइन नहीं करते इसको, पोटेंशियल एनर्जी को एक पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं करते। हम हमेशा दो पॉइंट के बीच की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्यों करते हैं, अभी दिमाग में ना चलाइए बात, एक एक बात आगे जैसे से बढ़ूंगा क्रिस्टल क्लियर करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कोई कहे कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान रखना, यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को पी लिखूंगा और यू से डिनोट होता है। तो यहाँ पे यू बराबर क्या, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमेशा दो पॉइंट के बीच की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है, तो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू ए बी डिफाइन होगी, ठीक, यू ए बी डिफाइन होगी, ठीक, ये डिफाइन होगी। मतलब यहां से यहां तक का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये मतलब है इसका, ठीक है। एक पॉइंट पर डिफाइन नहीं करते, पहले बात क्लियर कर लो, ठीक है। तो इस पॉइंट में मैंने यही समझाया है कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं हमेशा दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही डिफाइन करते हैं, या दो लोकेशंस के बीच का डिफरेंस ही डिफाइन करते हैं। क्यों करते हैं नहीं पूछोगे भी, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा पता भी नहीं लगेगा कब समझा लेगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। कुछ बातों को यार कहीं ना कहीं मानना होता है शुरुआत में, फिर धीमे धीमे सब बातें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही डिफाइन होगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं करते, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं करते, ठीक है। हमेशा दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही डिफाइन करते हैं। जैसे वेलोसिटी होती है किसी की, तो वेलोसिटी भी तो भाई एब्सोल्यूटली डिफाइन नहीं होती, वो किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है। पर जैसे टाइम होता है वो एब्सोल्यूटली डिफाइन होता है, फोर्स होता है वो एब्सोल्यूटली डिफाइन होता है। लेकिन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब तो किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं हमेशा। तो इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा दो पोजीशंस के बीच का डिफरेंस ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, एक एक करके समझ में आएगा। तो पहला फंडा ये है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो पोजीशंस का डिफरेंस ही डिफाइन होता है। तो इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वी ऑलवेज डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू लोकेशंस। बहुत बढ़िया लिख दिया मैंने, देखिए, दैट इज वी डू नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एट अ लोकेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी एक लोकेशन पर हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इतना लिखिए जरा, पोटेंशियल एनर्जी एक लोकेशन पर डिफाइन नहीं कर सकते, इस बात को दिमाग में दोहराते रहो। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा, जैसे काइनेटिक एनर्जी भी थी, तो वो किसी खास ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप ऐसे सोचिए कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो लोकेशंस के बीच का डिफरेंस ही डिफाइन होती है। अभी दिमाग में रखिए, समझा तो देंगे यार, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं समझाई, हमेशा समझाते हैं। आगे बढ़े, अब देखिए फोर्स फील्ड आर द रीजन्स। फोर्स फील्ड क्या होते हैं वो आपको क्लियर है। जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ ने अपने सराउंडिंग में एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जनरेट किया हुआ है, ये नेचर की प्रॉपर्टी है। जैसे कोई चार्ज होता है तो अपने सराउंडिंग में इन्फिनिटी तक वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करता है, ये उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसको नेचर ने ऐसा बनाया, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, आपने जनरेट नहीं किया, ये ध्यान रखना। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड आर द रीजन्स इन विच एट एनी पॉइंट अ बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये आपको क्लियर है कि भाई कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। जैसे मान लीजिए ये हमने कोई मास ले लिया, अर्थ ले लिया, तो इसके चारों तरफ देखिए, हम तो बिंदुओं में दिखा सकते हैं इस तरीके से, ये हर पॉइंट पर देखिए, हर पॉइंट पर ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोर्स फील्ड है, ये जो एरो बनाते हैं किसकी तरफ डायरेक्शन है, वो सब तो बस पढ़ाने का तरीका है, पर हर जगह फोर्स फील्ड है। ये फोर्स फील्ड जो डॉट डॉट में दिखाया गया है, अब ऐसे मान लीजिए यहां तक ये फोर्स फील्ड डिफाइन कर दिया मैंने, ये ठीक है, ये फोर्स फील्ड है। तो अब देखिए, आप यहां पे कोई भी मास रखेंगे, मास रखते ही तुरंत फोर्स लगता है इसके सेंटर की तरफ, ये फंडा है एफ, यही कंजर्वेटिव फोर्स है। कहीं भी रखिए मास, ये तुरंत इसके सेंटर, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये इसी को मैं एफ सी कह रहा हूं, ठीक है। भूतिया फोर्स है ये भी, तुरंत सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है एफ सी।
इसी तरीके से जब आप एक चार्ज को रख देंगे यहां पर, मान लो प्लस क्यू जो भी है, तो इसके चारों तरफ एक फोर्स फील्ड जनरेट हो जाता है दुनिया में। और अगर कोई भी चार्ज इस फोर्स फील्ड में आएगा तो तुरंत क्या एक्सपीरियंस करेगा बताइए? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, उसको ऐसा कहा गया है कि अगर आपने यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज रखा तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्स इस तरीके से लगता है, कंजर्वेटिव। और अगर आपने यहाँ माइनस क्यू रखा तो इसकी तरफ अट्रैक्शन वाला लगता है। ये इलेक्ट्रो में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये भूतिया फोर्स है, तो जैसे ही इस चार्ज के सराउंडिंग में फोर्स फील्ड में कोई भी चार्ज बॉडी रखोगे तुरंत उस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। और कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। दिखाई दे रहा है प्रॉपर? ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरीके से ये ग्रेविटी वाला कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, इसमें जैसे ही कोई मास रखोगे तुरंत उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यही बात मैंने लिखी है, देखिए आराम आराम से। तो फोर्स फील्ड आर द रीजन्स इन विच एट एनी पॉइंट अ बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो एक बॉडी क्या एक्सपीरियंस करती है? फोर्स। अब जरा सुनना आगे। द फोर्स अप्लाइड बाय द फील्ड ऑन द बॉडी मे गिव और टेक एनर्जी। अब देखिए, जो फोर्स होगा वो अगर बॉडी फोर्स फील्ड में आपने डिस्प्लेस की तो वो एनर्जी फोर्स फील्ड को दे भी सकती है और ले भी सकती है। इस बात को जरा मतलब समझना। इस बात का पहले मतलब क्लियर करिए। देखिए, इस बात का मतलब जरा क्लियर करिए। देखिए इस बात का मतलब सुनिए। अब यहां पे हमने क्या बोला, पहले ध्यान से सुन लीजिए, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। कि हमें ये पता है कि अर्थ के चारों तरफ एक फोर्स फील्ड है जो कंजर्वेटिव है, ठीक है। ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब फोर्स फील्ड अगर आपने किसी बॉडी को, किसी मास को, देखिए जब ग्रेविटी का फील्ड होगा तो डिस्प्लेसमेंट मास का होगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा तो डिस्प्लेसमेंट चार्ज का होगा, और जब स्प्रिंग फोर्स होगा तो फिर से डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? ब्लॉक या कोई भी बॉडी कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, ठीक है। तो सुनिए, अगर आप किसी भी बॉडी को इसमें डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ध्यान रखना, वो जो फील्ड है वो एनर्जी दे भी सकता है और ले भी सकता है, दोनों काम करता है। अभी समझ में आएगा। देखिए उदाहरण के लिए, जैसे अगर आपने बॉडी को यहां से छोड़ा, ठीक है, आपने यहां से छोड़ा, t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से छोड़ा, तो जैसे ही छोड़ेंगे आप सब जानते हैं ये अर्थ के सेंटर की तरफ भागेगी, तो यहां पर आ गई बॉडी मान लो, तो यहां पे एक वेलोसिटी आ जाएगी। तो खुद बताइए, अब ये इस पर mg लगा होगा, 100% लगा होगा, तो बताइए ये जो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, तो बताइए जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास आई है, ये जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास आई है, ये कहां से आई है? ये फोर्स फील्ड से तो आई है। तो ये कहां से आई है? फ्रॉम द फोर्स फील्ड, फ्रॉम द फोर्स फील्ड ऑफ द अर्थ। क्लियर? दूसरा जरा समझिए, देखिए इसी तरीके से मान लो आपने एक बॉडी को इधर v की वेलोसिटी दे दी, तो कुछ देर बाद आपको पता ही रुक जाएगी। ये मत सोचना कि ऊपर फेंकते हैं तभी रुकती है यार, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मैं ऊपर ही फेंक दूंगा फिर, ठीक है, ऊपर ही फेंकना है। चलो देखो, फालतू में कंफ्यूज कर जाऊं। जैसे अर्थ है, बात एक ही है, अगर आपने किसी बॉडी को यहां से ऊपर की तरफ उछाल दिया, यहां पे, ठीक है, इस लोकेशन पे, तो अब बताइए यहां पे जाके मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। अब खुद बताइए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये होगी ½ m v0 का स्क्वायर। यहां पे बताइए जरा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये होगी 0। तो काइनेटिक एनर्जी गई कहां? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को फोर्स फील्ड ही तो पी गया। तो इस केस में बताइए काइनेटिक एनर्जी को फोर्स फील्ड पी गया, गई कहां भैया? फोर्स फील्ड पी गया। और यहां पर बताइए, यहां पर बताइए ये जो आपने तो रेस्ट से छोड़ा था और यहां पर जाके इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, फील करने की कोशिश करना, तो बताइए ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? तो भैया ये फोर्स फील्ड से ही तो आई। तो फोर्स फील्ड दोनों काम करता है, सुन लीजिए, सिस्टम से काइनेटिक एनर्जी ले भी सकता है और सिस्टम को दे भी सकता है, बर्बाद नहीं करता है, क्यों? कंजर्वेटिव है, ध्यान रखना, बर्बाद नहीं करता है। तो फोर्स फील्ड एनर्जी ले भी सकता है और दे भी सकता है। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, क्लियर हो गया? ये बात आपको क्लियर हो गई? तो फोर्स फील्ड एनर्जी ले भी सकता है, एनर्जी दे भी सकता है। अब देखिए, अब हम क्या कहते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है
वो असल में होती है, या हम पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन ही नहीं करते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। बस यही है। तो पोटेंशियल एनर्जी, वो डायरेक्शन बता दें, सॉरी मैग्नीट्यूड बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप एक स्टेटमेंट लिखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी या इसको कहिए चेंज इन लिखिए इस बात को पहले, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सब बताएंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला भी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये तो आपको बता ही दिया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये होती है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, या सीधे लिख दो बाय द फोर्स फील्ड, बाय द फोर्स फील्ड बिटवीन टू लोकेशंस। तो दो लोकेशंस के बीच में जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है वही किसके बराबर होता है, उन दो लोकेशंस के बीच की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अभी इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से मैथमेटिकली बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए हमने लिख भी दिया था इसको, शब्दों में देख लीजिए। देखिए, फोर्स फील्ड आर द रीजन्स इन विच एट एनी पॉइंट अ बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, क्लियर है। द फोर्स अप्लाइड बाय द फील्ड ऑन द बॉडी मे गिव और टेक एनर्जी टू और फ्रॉम द बॉडी। ये आपको समझा दिया कि जो फोर्स फील्ड होता है वो सिस्टम से एनर्जी ले भी सकता है और दे भी सकता है बाय डूइंग वर्क, ठीक है, वर्क के द्वारा। व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द फोर्स फील्ड, ठीक है। तो फिर जो डेल्टा यू डिफाइन करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। बाद बाकी मैग्नीट्यूड लिख दिया, इधर भी मैग्नीट्यूड लिख दो, ये होता है मेन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी in a conservative force field between two locations is equal to work done by the conservative force between these two locations। ठीक है, पॉज करके उतारिए भाई। चलिए अब आगे देख लेते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बात है। अब देख लिए, मैंने हेडिंग लिखी है रिलेशन इन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो बातें मैंने पढ़ाई हैं उसी से मिलती जुलती हैं, पर उसको सिस्टमेटिक लिख दिया है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, बता चुका हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर्ड होती है, वो दिखाई नहीं देती है, वो स्टोर हो जाती है जाके, भूतिया एनर्जी है, भूतिया। एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, बता ही चुका हूँ। पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही डिफाइन होती है और नॉन कंजर्वेटिव या एजेंट के लिए कोई भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, ठीक। For each type of conservative field, potential energy is separately defined। जैसा कंजर्वेटिव फील्ड वैसी पोटेंशियल एनर्जी, बता चुका हूं। जैसे ग्रेविटी का फील्ड होगा तो नाम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा कंजर्वेटिव तो नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर स्प्रिंग फोर्स होगा तो नाम होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सब बता चुके हैं। तो अलग अलग कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी अलग आता है, ठीक है। अब देखिए, इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एट पोजीशंस फार अवे, देखिए इसका मतलब यह सुनिए, जैसे देखिए ये यहां पर अर्थ है, ठीक है। तो इसका जो फोर्स फील्ड होगा, मान लो वो यहां तक इफेक्टिव है, यहां तक मान लो इफेक्टिव है, ये मैंने गोला बना दिया, इतने में इफेक्टिव है। क्योंकि जैसे जैसे दूर जाते हैं वो कमजोर होता जाता है, ये सबको पता है भाई। ग्रेविटी का फील्ड जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते हैं वो वीक होता जाता है। तो बहुत दूर, ये मान लो इसको हम एक्स को लार्ज कहते हैं। अगर देखिए, अगर मैं यहां पर कोई बॉडी रखता हूं तो ध्यान से सुनना, तो इस पर तुरंत एक बड़ी स्ट्रांग फोर्स लगाएगा FC। लेकिन अगर मैं यहां पर बॉडी रखता हूं तो F तो लगेगा, लेकिन ये वेरी वीक होगा,
ये फोर्स वेरी वीक होगा, बहुत कमजोर फोर्स होता है, ठीक है, दूर। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमने एक बॉडी को ए को यहां रखा तो इसके साथ इसका अच्छा खासा इंटरेक्शन है, ठीक है, और इसके साथ बहुत ही कमजोर इंटरेक्शन है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इंटरेक्शन की एनर्जी होती है। तो यहां पर क्योंकि कमजोर इंटरेक्शन है, यहां पर ड्यू टू वीक इंटरेक्शन, कमजोर इंटरेक्शन की वजह से यहां पर हम u को क्या मान लेते हैं, लगभग 0 मान लेते हैं, ठीक। तो ये अब इसी में यही बात मैंने लिखी है, देखिए, इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एट पोजीशंस फार अवे वी अज्यूम नो इंटरेक्शन ऑफ बॉडी विद द फील्ड एंड एट दिस पोजीशन वी कंसीडर 0 पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं रेफरेंस। क्या मतलब है रेफरेंस का? 0 पोटेंशियल एनर्जी वाली लोकेशन को क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो जहां पर 0 पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं उस पोजीशन को रेफरेंस कहते हैं। ये आपको बात क्लियर हो गई। और ये जनरली कौन सी पोजीशन होती है, जहां पर फोर्स फील्ड के साथ किसी बॉडी का इंटरेक्शन बहुत ही कमजोर होता है, टेंड्स टू 0 होता है, और जनरली ये पोजीशन होती है इन्फिनिटी वाली, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट मींस, अब देखिए, अब देखना जरा, ये बात जरा समझना। अभी तक आपको ये समझा दिया, मान लो ये अर्थ है और एक इसका ये रीजन मान लो, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड यहां तक इफेक्टिव है। इफेक्टिव तक तो इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन बहुत कमजोर हो जाता है। यहां तक मान लीजिए उतना कमजोर नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, इतना आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर फील्ड है ये, अब यहां पर क्या है, अब ये हमें पता है कि इन्फिनिटी पर अगर यहां पे एक्स को लार्ज ले लेते हैं तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी बताइए वो यू इन्फिनिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब देखिए, अब मान लो एक पॉइंट हमने यहां पे लिया, यहां से x1 की दूरी पर ए पॉइंट, एक पॉइंट हमने यहां लिया x2 की दूरी पर, बी कह रहा हूं, एक पॉइंट मान ली मैंने यहां पे लिया सी x3 की दूरी पर। तो देखिए अगर ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये मतलब होगा ए और इन्फिनिटी के बीच का डिफरेंस, ये मतलब है। तो यू ए का मतलब होगा यू ए माइनस यू इन्फिनिटी। बात क्लियर हो गई? ए और इन्फिनिटी के बीच का डिफरेंस, मैग्नीट्यूड नेगेटिव पॉजिटिव अलग बात है, फिलहाल केवल मैग्नीट्यूड ले लो। अगर बी वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी की बात करो कि भाई बताइए बी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो क्वेश्चन में तो यही कहेगा कि बी वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पर हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, हमेशा 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही डिफाइन होता है। तो इसका मतलब होगा कि वो इन्फिनिटी और इसके बीच का डिफरेंस, तो यू बी इक्वल टू यू बी माइनस यू इन्फिनिटी, ये मतलब है इसका। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करेंगे तो किसी भी पाथ से ले लीजिए, क्योंकि वर्क डन आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो यू सी का मतलब हो जाएगा मॉड ऑफ यू सी माइनस यू इन्फिनिटी, ये मतलब है। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जब कहेगा कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो इसका मतलब होगा कि हम उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। और जब कुछ ना दिया हो, अभी रेफरेंस पॉइंट को लेके अभी और आगे चर्चा करूंगा, तो जनरली जब कुछ नहीं दिया हो तो इन्फिनिटी को हम क्या ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इतना पॉज करके उतारिए। तो इस आखिरी के पॉइंट में मैंने आपको यह बताया कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इन्फिनिटी, जिसको हम क्या लेते हैं, रेफरेंस। और वहां पर क्योंकि इंटरेक्शन बहुत कमजोर पड़ जाता है, इसलिए उस लोकेशन की पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेके चलते हैं, 0, ठीक है। इतना उतारिए पॉज करके, क्लियर। अब देखिए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ये 3 पॉइंट लिखे यार, आपको मजा आ जाएगा इनको समझ के, ठीक है। अब देखिए फाइनली हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां से क्वेश्चंस में चीजें यूज होनी है। इतना सब जो पढ़ाया ये सब फीलिंग के लिए है, बाद बाकी उतनी फीलिंग होगी तो ये पॉइंट समझ में आएंगे। फिर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताऊंगा, वो समझ में आएगा, फिर आपको कैलकुलेशंस करने में मजा आ जाएगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तीनों पढ़ देता हूं पहले। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्स, और परपेंडिकुलर टू कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज। तीनों पॉइंट पर फोकस करिए।
पहले रटिए एकदम, समझा तो देता हूं अभी तुरंत। पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में घटती है, मतलब स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में घटती है और कंजर्वेटिव फोर्सेस के अपोजिट बढ़ती है, और परपेंडिकुलर टू द कंजर्वेटिव फोर्सेस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसको मैं एक लाइन में आपको समझाता हूं, देखिए आपको मजा आ जाएगा। जैसे देखिए ये अर्थ, इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। खुद बताइए, देखना, अगर ये बॉडी यहां पर है, ध्यान से सुनना, ये यहां पर आ गई, अगर आपने u इक्वल टू 0 से यहाँ छोड़ दिया, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर इसके पास एक वेलोसिटी आ गई और वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी। तो बताइए जो, अब देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी आई इसके पास, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आई यहाँ पर हाफ mv², ये आई कहाँ से यार? यहाँ से तक पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी तभी तो आई। जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी वही तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बॉडी का जो मूवमेंट हुआ है, क्या mg यही तो कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पर? क्या इसी के डायरेक्शन में नहीं हुआ है क्या? तो मैं बच्चों को ऐसे ही समझा देता हूँ इसी एग्जांपल से कि mg के डायरेक्शन में खुद बताइए, अगर ये बॉडी नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो रही होगी। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी घटती है। ये नियम हर जगह वैलिड है, समझ यहाँ लो, बाद बाकी नियम हर जगह वैलिड है। तो हम इसको लिखा भी हमने, देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी घटती है। अब आप खुद देख लीजिए, इसी में देखिए, अगर हम यहाँ पर, ये अर्थ है, बॉडी को ऊपर की तरफ उछालते हैं v0 से, ठीक है, यहाँ उछालते हैं, तो खुद बताइए अब बॉडी mg के अपोजिट जा रही है, तो धीमे धीमे बताइए काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है। अब ये तो पता ही है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी को बर्बाद करते नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ? तो असल में वो पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो रही है, वो यार आपको दिखाई नहीं देगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर अगर हमने कहा UA और यहाँ पर हमने UB का, तो बताइए UB 100% ग्रेटर देन क्या होगा? UA होगा। तो अब देखिए mg के अपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। और देखिए जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ऐसे फील्ड ऐसे होता है ग्रेविटी का, तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम मूव करते हैं, यहाँ पर ऐसे 3 लोकेशन हमने बना दी हैं A B C, अगर इसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो UA बराबर UB बराबर UC। ये सब बातें दिमाग में रखिए, बहुत ही मज़ेदार बातें हैं, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते। तो 3 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए। तो मैं एग्जाम्पल हमेशा ग्रेविटी का देता हूं, बाद बाकी ये वैलिड हर तरह के कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे वो स्प्रिंग फोर्स हो, ठीक है। एग्जाम्पल हमेशा ग्रेविटी का ही देता हूं मैं। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी घटती है, कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और उसके परपेंडिकुलर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है। बड़े दमदार पॉइंट हैं तीनों यार, क्लियर करिए तीनों को क्लियर करिए भैया प्लीज, पॉज करके उतारिए। अब देखिए धीमे से आ जाते हैं इसकी मैथमेटिक्स पर, अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इजी लगेगा। तो देखिए मैंने लिखा है मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। WC का मतलब है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, FC ये डिफाइन होता है, यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस सब समझाएंगे du/dr, ठीक है, du/dr, ठीक है। पहले आप इसको दिमाग में रखिए। तो ये R, ठीक है, ये FC, एक एक बात क्लियर होगी, अभी आपको समझाते हैं, एक एक बात समझाते हैं। पहले प्लस माइनस FC बराबर होता है प्लस माइनस du/dr। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना कि जो F होता है वो वेक्टर होता है, तो जो FC वेक्टर एंड जो R वेक्टर ये भी वेक्टर होता है, पता है DS होता है, पर मैंने केवल स्केलर फॉर्म लिखा है, पर यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ FC एंड R आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होते हैं, ऐसा नियम होता है इसमें, ध्यान से सुन लेना। प्लस माइनस तो हमने अलग से लगा दिया है, ठीक है। हालांकि अगर प्लस माइनस नहीं भी लगाओ
तो चलिए मैं यहाँ पे केवल अभी माइनस लगाता हूँ, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एफ सी एंड आर वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, प्लस माइनस ही मैं कैलकुलेशन में लूंगा, ये ना सोचें कि क्यों हटा दिया क्यों लिख दिया, कोई नहीं, अभी क्लियर करते हैं चीज़ों को। आर इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफ सी डॉट अगर डी आर लिखेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट बताइए, क्योंकि आर वेक्टर और एफ सी इनका डायरेक्शन सेम है, तो बताइए ये क्या आ जाएगा, एफ सी डी आर कॉस जीरो बराबर क्या आ जाएगा, एफ सी डी आर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, ये आपको यार याद करना है प्लीज़, ये आपको याद करना है, टू बी रिमेंबर, इसको याद करना है 100%, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको याद करना है, ठीक है, ठीक है। इसको कोई डेरिवेशन नहीं दे रहा मैं, इसका सीधे होता है। अब देखिए, अब ये एफ सी और ये आ जाएगा डी आर, इधर माइनस आ जाएगा डी यू। डी यू का मतलब तो समझ रहे हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि जो देखिए एफ सी डी आर को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ सी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डी यू। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू सी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डी यू। यार ये इतना बेहतरीन रिजल्ट है कि समझ लो, जिसको ये नहीं आता वो भी मैंने फीलिंग के साथ दिया है, उसको फिजिक्स का ABCD नहीं आ सकता। तो ये लिखा हुआ है, देखो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट, इसको हटा दें, इतना पॉज करके उतार लेना जरा, ठीक है, उतार लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, अगर इंटीग्रेट कर दोगे डी डब्ल्यू सी बराबर माइनस डी यू, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू सी बराबर माइनस डेल्टा यू। यार ये तो उठते बैठते जागते खाते पीते याद होना चाहिए। इसको शब्दों में भी मैं लिखता हूं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बता चुका हूं, डेल्टा यू का मतलब हमेशा क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और चेंज का मतलब होता है हमेशा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है हमेशा, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू सी बराबर माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर डिफाइन नहीं होती, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन होता है। और इनिशियल का मतलब समझ जाएंगे, अभी क्लियर हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। इनिशियल का मतलब रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। चलिए खैर वो सब क्लियर है। फिलहाल आप ये वर्ड याद करिए, इसको शब्दों में लिख दीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, चाहो तो मैं लिख देता हूँ, चलो। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, एफ सी लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बेहतरीन शब्द है। तो डब्ल्यू सी फिर एक बार लिखिए बराबर माइनस डेल्टा यू, ठीक। तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन केवल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस से होता है। नेगेटिव ध्यान रखना डेफिनेशन से आया है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि आर वेक्टर और एफ सी वेक्टर हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये कुछ कुछ बातें हैं, हालांकि मैं आर वेक्टर और एफ सी वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने दूंगा, केवल मैं वहां पे क्या लगा दूंगा, प्लस माइनस लगा दूंगा और अपने काम को बना ले जाऊंगा बड़े आसान तरीके से। अभी आप देखिएगा, बड़े आसान तरीके से बना ले जाऊंगा, बड़े ही आसान तरीके से बना ले जाऊंगा, ठीक है। अभी समझाता हूं आपको, अभी समझाता हूं, पॉज करके उतारिए, चलिए समझिए। अब देखिए यार, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए कि ये जो dy बाई डी एक्स होता है, इसके साथ तीन बातें हमने आपको बताई थी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है, हमने बताया था कि y बढ़े एंड x भी बढ़े, या फिर हमने क्या बताया था, y घटे एंड x भी घटे, ये बता चुके हैं। जब दोनों में सेम चेंज होता है, y बढ़े और x बढ़े तो भी पॉजिटिव होगा, या y घटे x घटे तब भी पॉजिटिव होगा। ये काइनेमेटिक्स में बता चुका हूं, और नहीं बताया तो अब बता रहा हूं। यही बताया था वहां भी, थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन किया था, लेकिन उतने से ही काम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, सीधे रटो कि सीधा अगर दोनों में सेम चेंज होता है तो पॉजिटिव, और अगर अपोजिट चेंज हो मतलब y बढ़े एंड x घटे, यहां पर पहले लिखेंगे नेगेटिव,
कब होता है, y बढ़े एंड x घटे, या फिर y घटे एंड x बढ़े। क्लियर हुआ? ठीक है, मतलब दोनों में अपोजिट चेंज होता है, एक बढ़े तो एक घटे तो नेगेटिव लेते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही फिर ये जीरो होता है, जीरो भी 3 केस में होता है, या तो y क्या हो बताइए, कांस्टेंट हो, या फिर y क्या हो, मैक्सिमम हो, और y क्या हो बताइए, मिनिमम हो। तो ये तो मैक्सिमम मिनिमम में चला जाएगा, अभी आगे आएगा, फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको इन दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, इतना ये पुराना मैंने आपको रिकॉल किया, ये मैंने पुराना आपको रिकॉल किया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, पॉज करके उतार लीजिए इसको, आगे बढ़िए। अब देखिए, अब मैंने आपको ये बताया था कि एफ सी को हमेशा क्या लिखो, प्लस माइनस डी यू अपॉन डी आर लिखो। अब आपको मतलब क्लियर हो जाएगा कब प्लस कब माइनस। देखिए, अगर देखिए यू बढ़े, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर को लेंगे, देखना आर को बढ़ाएं एंड यू बढ़ जाए, तब तो आपको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि सेम है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो एफ सी को लिखोगे प्लस ऑफ डी यू अपॉन डी आर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, या फिर और इसी में कह सकते हो, या चलो खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसी से काम हो जाता है। आर घटे एंड यू घटे, तब भी बताइए एफ सी को क्या लिखेंगे बताइए, प्लस डी यू अपॉन डी आर। हालांकि इसी से काम हो जाता है आपका, इसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दूसरा देखिए, आर बढ़े एंड यू घटे, ठीक है, तब आपको बताइए एफ सी को क्या लिखेंगे बताइए, माइनस डी यू अपॉन डी आर लिखना है। ठीक है, ये लिखना है। या फिर आर घटे एंड यू बढ़े, तब भी एफ सी को क्या लिखना है बताइए, माइनस डी यू अपॉन डी आर लिखना है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको मैं समझाना स्टार्ट करता हूं, आपको मजा आ जाएगा। तो अब देखिए, नट सेल में बात यह है कि आर और यू में अगर अपोजिट चेंज है, तब तो एफ सी को क्या लिखेंगे, माइनस डी यू अपॉन डी आर लिखेंगे। और अगर आर और यू में सेम चेंज है, तो एफ सी को क्या लिखेंगे, प्लस डी यू अपॉन डी आर लिखेंगे। ये बात क्लियर है आपको? चलिए कुछ एग्जाम्पल से और समझाता हूं। अब देखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। मान लीजिए अर्थ का ही केस है, ठीक है, ये है। अब देखिए, दो केस लेते हैं हम। मान लीजिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना है। मान लो यहां पर ये पोजीशन है, ये मान लीजिए x1, ठीक है, ये पोजीशन, और ये पोजीशन है x2। अब देखो यहीं से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहीं से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मान लो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है U1 और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है U2। ये तो आपको क्लियर है कि देखिए जो अब देखिए, अब इन दो पोजीशन के बीच में किसी भी जनरल पोजीशन पे चले जाओ, तो लेट मैं यहाँ पे जनरल पोजीशन पे चला गया, ये यहां से x। अब बताइए इस पोजीशन पर अगर हम कोई मास रखते तो ग्रेविटी का फोर्स ऐसे लगता है mg। अब देखो यहीं से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब आप अब यहां से यहां जा रहे हैं और mg दल लग रहा है, तो ध्यान रखना, अब यहीं पे ये फॉर्मूला लिखना है आपको। देखो यहीं से समझ में आ जाएगा, एफ सी इक्वल टू प्लस माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये लिखना है, या डी एक्स ले लो आर की जगह, यहीं से समझ में आ जाएगा। हल्का फुल्का कठिन लगेगा कुछ बच्चों को, पर चिंता मत करना, मुझे 5 से 10 मिनट दो, पूरा देखो, फिर देखना एकदम क्लियर होने जा रहा है। पहले मैं फिर से बात समझा दूं कि यहाँ पे अर्थ है ये, और ये पोजीशन x1 यहां से सेंटर से दूरी नापी, और ये पोजीशन x2। ये मान लो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी U1 और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी U2। ओके, तो इन दोनों पोजीशन के बीच में हम किसी जनरल पोजीशन पे चले गए, जिसका डिस्टेंस यहां से कितना है x। और तो बताइए जो mg का फोर्स होगा वो तो इधर लगेगा, या जो भी हो, mg का मान लिया तो mg का जो भी मान लो, या कंजर्वेटिव ले लो, mg क्यों लिख दिया, fc तो ऐसे लगेगा यहाँ पे fc। अब देखिए, अब ध्यान से सुनना, अब आप देखिए, अगर आप इधर जाते हो राइट में तो x बढ़ गया ना। अब देखिए, अगर हम राइट में जा रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कौन सा ज्यादा होगा बताइए, U2 ग्रेटर देन U1 होगा, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट। तो बताइए इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जाने में है बहुत आसान,
ऐसे ही कठिन लगता है बच्चों को, क्यों ध्यान नहीं देते ना, क्योंकि देखिए कुछ चीजें यार मगजमारी करके ही समझ में आती हैं, नहीं ध्यान दोगे तो कैसे समझ में आ जाएंगी, समझ रहे हो ना। तो जब आप इधर जा रहे हैं तो बताइए इधर जाने पे यू बढ़ेगा ना, क्योंकि हम जा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट, तो यहां से यहां जाने पर एक्स बढ़ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है, तो दोनों का सेम आ गया ना, दोनों में सेम चेंज आ गया, तो प्लस लिख देंगे इसमें। तो अब एफ सी इक्वल टू वहां जो भी हो तो आप लिखेंगे प्लस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, तो बहुत आसान है। अब एफ सी की जो भी वैल्यू हो तो आप लिख देंगे एफ सी डी एक्स। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं लेना है, उस डॉट प्रोडक्ट को ही मैंने प्लस माइनस साइन से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इक्वल टू आ जाएगा प्लस ऑफ डी यू, उठा के इंटीग्रेशन दे मारो ये, तो ये अब लिमिट जरा समझ लो। लिमिट यहां पे ध्यान रखना कि देखिए लिमिट इसका रिश्ता इससे होता है, पहले भी बता चुका हूं फिर बता रहा हूं। तो देखिए जब ये x1 की लोकेशन है, ये x1, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी u1 लिखेंगे, और जब ये डिस्टेंस कितना है बताइए x2, तो पोटेंशियल एनर्जी u2 लिखेंगे। अभी ये कैलकुलेशन में आएंगे तो बहुत मजा आने वाला है, पहले इतना उतारिए, पहले इतना उतारिए, ठीक है। अभी इसी को समझा रहे हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा होता प्लस क्यू का चार्ज, फिर से कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जनरेट होगी। मान लो एक भाई पोटेंशियल एनर्जी दो लोकेशंस के बीच में ही तो डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही तो डिफाइन करते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं। मान लो एक लोकेशन ये, एक लोकेशन ये, एक लोकेशन ये, एक लोकेशन ये, तो यहां पर मान लो एनर्जी U1 है और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी U2 है। ये डिस्टेंस मान लीजिए यहां से x1 का है, या इसको a कह दो, ये यहां से आप a कह दो, और ये डिस्टेंस यहां से b कह दो। अब आप किसी जनरल डिस्टेंस पे चले जाइए यहां से x, इसके सेंटर से। अब यहां पे आपने कोई चार्ज रख दिया, अब बताइए ये जो चार्ज है अगर पॉजिटिव रखा है नेगेटिव रखा है उससे अंतर आ जाएगा अपने आप। तो मान लो लेट आपने पॉजिटिव रख दिया, तो प्लस आपने q रख दिया, Q0 रख दिया, तो बताइए इस पे फोर्स ऐसे लगेगा कंजर्वेटिव। अब बताइए इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जाने में क्या आपका मूवमेंट कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, FC के डायरेक्शन में हो रहा है, तो बताइए इधर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटेगी, तो यहां पर बताइए U1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा। क्यों इधर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि मूवमेंट किधर है, कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में है। अब यहां पर आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी होती है, इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता हूं, प्लस माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, इसको मैं बोलता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डिसाइड करना है प्लस माइनस, और जैसे ही प्लस माइनस डिसाइड होगा उसके बाद इंटीग्रेशन तो बच्चों की तरह हो जाता है, बउआ बच्चों की तरह, समझ लीजिए। मेरा बेटा पढ़ रहा है, बड़ा मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है। अब देखिए अब यहां पर बताइए x बढ़ रहा है, तो x तो बढ़ रहा है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि x बढ़ने पर मूवमेंट हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में, तो बताइए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो एफ सी इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, क्योंकि x बढ़ रहा है तो बताइए u क्या करेगा, घट रहा है, इसलिए। अब कुछ है ही नहीं। देखिए जो डॉट प्रोडक्ट था उसी को मैंने प्लस माइनस से एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब हम डॉट प्रोडक्ट की तरफ फोकस नहीं करेंगे, उस डॉट प्रोडक्ट को ही इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं जो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा एफ सी डी एक्स इक्वल टू माइनस डी यू, बस उठा के इंटीग्रेशन कर दो, ये तरीका है लिमिट डालने का तरीका। देखो यहां का रिश्ता, जैसे यहां पे जो लिमिट डालो इससे बात कर लो कि जब ये a है, यहां से डिस्टेंस a है, तो यहां पर एनर्जी क्या है, u1, जब ये b है तो एनर्जी क्या है, u2। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया बताइए, कुछ है ये नहीं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं भैया, बहुत आसान है, ठीक है, एकदम आसान। और देख लीजिए, मान लीजिए इस तरह का केस होता, हम जनरल में करते, चलिए अब जनरल में करते, दो लोकेशन से ले लेते, ऐसे कैलकुलेशन आते, ठीक है, ये यहां पर A और यहां पर B। अब इक्वेशन लिखना सिखा रहे हैं केवल, ठीक है। अब देखिए मान लो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो इस तरीके से होता, ठीक, एफ सी, थीटा का एंगल ये होता। अब हम मान लो कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, कहीं भी यहां से ले लेते हैं, ये रेफरेंस है, ठीक, ये डिस्टेंस यहां से मान लेते हैं A और ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से B, ऐसे ही सब करते हैं, ठीक है। ये जनरल पोजीशन यहां से ले ली, मान लो x, ठीक है बच्चों, ये रेफरेंस था। रेफरेंस तो लेना ही पड़ता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए,
ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएगा आसानी से। अब देखिए, अब क्योंकि x इस डायरेक्शन में आप ले रहे हैं तो आपको FC के कंपोनेंट करने पड़ेंगे भाई। तो ये आ जाएगा FC cos थीटा और इधर आ जाएगा FC sin थीटा। तो बताइए, ये अगर आप इस लोकेशन 1 से लेके लोकेशन 2 तक जाते हैं तो FC के डायरेक्शन में जाएंगे तो FC cos थीटा की वजह से पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और FC sin थीटा की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो लगेगा मोशन के परपेंडिकुलर। तो FC sin थीटा का रोल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं आएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में केवल और केवल रोल आएगा FC cos थीटा का। फिर वही वाली बात आ गई, अब हमें लिखनी होगी यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन देता हूं, वही नाम, ठीक है, प्लस माइनस du अपॉन dx। अब देखिए इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है बताइए, FC cos थीटा। अब आप खुद बता लो प्लस माइनस, जरा पॉज कर लो, ठीक है, पॉज करके सोच लो, जरिए हम सोचवाते हैं। देखिए इधर x बढ़ेगा, जब x बढ़ेगा तो आपका मूवमेंट हो गया कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो x बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी घटा, मतलब अपोजिट चेंज, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ आएगा माइनस du अपॉन dx, कुछ है ही नहीं। तो यहां से आ जाता है माइनस du बराबर FC cos थीटा dx। उठा के इंटीग्रेशन दे मारो, लिमिट बता दिया। इस पॉइंट का जब A का डिस्टेंस है तो एनर्जी क्या लिखेंगे, U1। जब B का डिस्टेंस है तो एनर्जी U2, कुछ है ही नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान है, ठीक है, एकदम आसान है, ठीक। पॉज करके उतारिए। अच्छा, कुछ फॉर्मूला याद कर लिया जाता है, कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसके लिए मैं एक रेडीमेड फॉर्मूला तैयार कर देता हूं, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए, व्हेन FC कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो देखिए दो लोकेशंस के बीच में ध्यान से सुनना, ठीक, एक लोकेशन ये, एक लोकेशन ये। तो अब आपको क्लियर है, मान लो FC इधर लग रहा है और ये कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट मान लो F0 है। तो इतना तो क्लियर है। मान लो ये डिस्टेंस यहां से कितना A, ठीक है, ये डिस्टेंस ये है। तो देखिए इस लोकेशन की एनर्जी मान लो U1 कह दो और इसकी एनर्जी U2 कह दो। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में जाओगे तो उधर एनर्जी घटती है, तो ये तो क्लियर है कि U1 ग्रेटर देन U2। अब आप यूज कर लीजिए सीधे सीधे, W कंजर्वेटिव बराबर माइनस डेल्टा U, डायरेक्ट लगा दीजिए, ठीक है, इस तरह के केसेस में। अब बताइए कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट है, तो बताइए यहां से यहां तक इसने वर्क कितना किया, पॉजिटिव वर्क किया, ठीक है, पॉजिटिव वर्क किया, कितना किया बताइए, F0 इंटू A किया, सीधे सीधे, ठीक है, बराबर माइनस डेल्टा U। U फाइनल कितना आ जाएगा बताइए, U2 माइनस U1, कुछ सही नहीं, ठीक है। तो F0 A बराबर ये आ जाएगा माइनस U2 माइनस U1। अब U2 क्या है, कम है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, और वर्क पॉजिटिव है तो ये माइनस होगा, यहां से माइनस आएगा तो फिर से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये लिख लिया जाता है डायरेक्ट। पॉज करके उतारिए। अब देखिए इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब आप ये देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें हमें यूज करनी है वो कितनी सिंपल है या कितनी सिंपल हो चुकी हैं। अब देखिए, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम दो पढ़ेंगे यहाँ पर, उसमें भी एक पढ़ेंगे ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी और एक पढ़ेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले देख लेते हैं ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क होता है दैट इज रिलेटेड टू द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू लोकेशंस, ठीक है। चलिए जरा इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब सुनिए, सबसे पहले कोई भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो, सबसे पहले एक रेफरेंस डिफाइन करते हैं। अब जरा सुनिए, देखिए यार अब हम वो तो स्पेस में तो बात करेंगे नहीं, स्पेस में तो बात करेंगे नहीं, ठीक है। जैसे ये मान लो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है,
अब देखिए ये जो ग्राउंड है यहाँ पे, ये सरफेस मान लिया, तो यहाँ पे यू ग्राउंड क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यू ग्राउंड यहाँ पे 0 ले लिया, या मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि हम इसमें करते क्या हैं। ये अर्थ का फील इस तरीके से होता है, अर्थ का फील इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। पर हम जो क्वेश्चंस में लेंगे इसको इस तरीके से नहीं दिखाएंगे रेडियल इनवर्ड। वहां पर क्या होगा, जैसे सरफेस दिया होगा, ये सरफेस दिया होगा, ठीक है, इस तरह से बात करेगा। या जैसे कोई ये है ब्लॉक है, या ये कोई कैपिटल एम का वेज है, ठीक है, ध्यान से सुनना, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा होगा, जैसे यहाँ रखा है, तो हो सकता है इसको हम इसके ऊपर ले जाएं, हो सकता है हम इधर ले जाएं। तो मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, तो ए लोकेशन से हम यहाँ पे ले गए उसको बी लोकेशन पर, मान ली हो सकता है इस लोकेशन पर ले आए, सी लोकेशन पे ले आए, ठीक, इधर ले आए। तो असल में हमको ये सब फाइंड आउट करना होता है कि ए से बी ले गए तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, ये सब क्वेश्चंस में यूज करना होगा। जब हम ए से सी ले गए तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ गया, ये सब हमको यार करना होता है, ठीक है। तो यही सब हम आपको समझाएंगे। तो इन सब में जो ग्रेविटी का फील्ड होता है उसको यार हम देखो ऐसे मानते हैं, सिंपली ऐसे, ठीक है, ऐसे मानते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड मानते हैं, ठीक है। हम क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड मानते हैं, ओके, ठीक है। तो हमको ये सब कैलकुलेट करना होता है। तो ग्रेविटी के फील्ड को अर्थ के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब में क्या मानते हैं, हम ग्रेविटी के फोर्स को कांस्टेंट मान रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट मान रहे होते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे कोई ब्लॉक ग्राउंड पर रखा हुआ है, यहाँ ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर इसकी ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था इन्फिनिटी पे मानते हैं 0। अब इसका उत्तर सुन लो, वो कंसेप्चुअल पढ़ा रहा था, पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी 0 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कहीं भी। हाँ, किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, अपने मन से कुछ भी मान लो। तो ध्यान रखना, अब मुद्दे की बात पर आ जाओ। तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी आपने यहाँ पे 0 मान ली। अब हमें क्या करना होगा, इस एम के मास को मान लो हम यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर ऊपर ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ से हम एच हाइट ऊपर ले गए, तो यहाँ पे यू ग्रेविटी कितनी हो गई भाई, यू ग्रेविटी का यहाँ का मतलब क्या है कि इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ठीक है, ये मतलब इसका। या हम इसको नीचे ले गए डी से, तो यहाँ पे जाके जो यू ग्रेविटी डैश कितना हो गया, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि जब आप ऊपर ले जा रहे होंगे तो ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, तो ऊपर ले जाने पर तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और नीचे ले जाएंगे तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही जा रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा घटती है। तो नीचे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, घट जाएगी, और ऊपर जाने पर क्या करेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और नीचे जाने पर घट जाएगी, ठीक है। अब इसके कैलकुलेशन की बात आती है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान एकदम। देखिए एक लाइन में कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे तो आपने यू ग्रेविटी 0 मान लिया, ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ ले जाइए, अब देखिए जो mg होगा वो नीचे लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स है, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो h है मान लीजिए। तो इसको आप इनिशियल कह दीजिए, ठीक है, इसको आप फाइनल कह दीजिए, ठीक है, इसको ए से बी कह दो, और जब आप नीचे ले जा रहे हैं तो इसको फिर आप फाइनल कह दो, यहाँ पर फिर फाइनल कह दो, एकदम बच्चों जैसी बात है। और मान लो यहाँ से आप डी ले गए, ठीक। अब जरा समझिए, आप लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, यही वाला, W कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल्टा, एक लाइन मारने का। कंजर्वेटिव फोर्स बताइए, जब आप ए से बी ले जा रहे हैं तो बताइए कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा वो नेगेटिव करेगा, क्यों mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क आ जाएगा माइनस mgh बराबर माइनस u फाइनल। यहीं की तो u बतानी थी आपको, इसको uh कह देता हूँ, ठीक है, u फाइनल हो जाएगा uh माइनस इनिशियल ये लोकेशन थी, और यहाँ की एनर्जी आपने 0 मानी है।
ऐसा रेफरेंस बता रहा है, ऐसा रेफरेंस की वजह से, तो यहाँ की एनर्जी लिख दो 0। तो ये आ जाता है प्यारे बच्चों माइनस एम जी एच इक्वल टू माइनस यू एच। तो बताइए यहाँ से यू एच इक्वल टू क्या आ गया, बताइए एम जी एच आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लिया जाए तो अभी समझा देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ की बात कर लो, इसके लिए कैलकुलेशन कर लो। फिर से लिखेंगे डब्ल्यू सी बराबर माइनस डेल्टा यू, एक एक लाइन में आएगा। अब यार इतना पढ़ा दिया तभी तो सिंपल हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ ले जाने में ग्रेविटी करेगा पॉजिटिव वर्क, क्यों एम जी लगेगा नीचे। तो बताइए वर्क कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ एम जी डी आ जाएगा। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का है यू फाइनल, यू फाइनल का मतलब यहाँ पे इसको यू डी कह देता हूँ, माइनस इनिशियल तो 0 थी क्योंकि रेफरेंस की वजह से। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर यू डी, डी का मतलब डेप्थ आ गया एक तरह से, तो ये आ जाती है माइनस एम जी डी। दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, अभी समझाता हूँ। इतना याद करिए। तो फाइनली याद ये भी करना है कि अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में जहां भी आपने रेफरेंस लिया है, अगर उससे आप ग्रेविटी के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ठीक है, वो नेगेटिव होगी। ठीक है, इतना लिखिए, लिख लिया। चलिए, इसका मतलब यह है, बात का जरा समझिए। जैसे इस लाइन पे यू ग्रेविटी हमने 0 लिख ली। अब यहाँ पे कोई भी बॉल है, इस बॉल को हमने वी नॉट की स्पीड दे दी इधर, और एक बॉल ये थी। चलिए पहले तो पाथ वाली बात बताता हूँ आपको। यहाँ पे यू ग्रेविटी 0 है। ठीक है, ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, पाथ से कोई मतलब नहीं होता, ध्यान रखना। आप यहाँ से यहाँ ले गए, पहले दिमाग में ले लेना। तो हमेशा ग्रेविटी जो जिधर ग्रेविटी लगता है इधर लगता है ग्रेविटी, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचो, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर। यही आपको देखना है, पाथ रास्ते से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक एच है, ठीक, तो बताइए जब आप यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। बताइए जो मूवमेंट है यहाँ पे तो यू ग्रेविटी 0 मान लिया, यहाँ पे जो यू होगा बताइए क्या लिखेंगे, प्लस एम जी एच लिखेंगे। इसी तरीके से इसको यहाँ किसी भी रास्ते से यहाँ ले आते, रास्ते से लेना देना नहीं होता है, सीधे ग्रेविटी के अपोजिट, क्यों ग्रेविटी लग रहा होगा ऐसे, ग्रेविटी के सॉरी परपेंडिकुलर। मान लो यहाँ से ये अगर ये डी है तो बताइए इधर जाने पर एनर्जी घटेगी, तो यहाँ पे बताइए यू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, बताइए माइनस एम जी डी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, किससे, रास्ते से। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस कराता हूं आपको। हाँ, ये ध्यान रखना, ये फॉर ए पार्टिकल, फॉर ए पॉइंट मास, ये फॉर ए पॉइंट मास ही डिफाइन है। ठीक है, फॉर ए पॉइंट मास, एक पॉइंट मास के लिए डिफाइन है ये। ठीक, एक पॉइंट मास के लिए डिफाइन है। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे ये हेमिस्फीयर होता, ठीक, तो अगर एक बॉल हम ऐसे ही चिपका देते हैं, चलो यहां पर ये m1 का मास है, ये m2 का मास है, ये जो एंगल है मान लो यहां से 30 डिग्री है। ठीक है, और अगर आपने यू ग्रेविटी यहां पे 0 मान लिया, यू ग्रेविटी आपने यहां पे 0 मान लिया, बड़े आराम से देख लीजिए, यही सब क्वेश्चंस में यूज होना है। रेडियस आर है, तो बताइए ये ग्रेविटी यहाँ 0 माना है, इसके ऊपर जा रहे हैं मतलब ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो बताइए यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये देखिए, ये देखेंगे, बताइए यहाँ से ये कितना हाइट है, ये आर, तो एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे बताइए कितनी लिख देंगे, U2 हो जाएगा प्लस M2G इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस रेफरेंस लाइन से ये हाइट देखी जाइए, ये कितनी होगी बताइए, मान लो H है, तो बताइए ये भी H होगी। तो बताइए क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 30 नहीं कॉस 30। कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना हो जाएगा H अपॉन ये हो जाएगा R। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, √3/2 बराबर H अपॉन R। यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी R √3/2। ठीक है, H की वैल्यू आ जाएगी R √3/2। तो बताइए यहाँ पर जो U1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
ये आपने ग्रेविटी की लाइन ली है जीरो वाली, तो इससे ऊपर है तो क्या लिखेंगे प्लस ऑफ m1g इंटू डी। डी कितना बताइए r√3/2। एकदम क्लियर, ठीक है। ठीक है, जैसे कोई भी पाथ होता, कोई भी पाथ, कोई भी किसी भी तरह की हिल होती है, मान लो एक बॉल यहां रखी हुई है, ये यहां से H1 के हाइट पर है, एक बॉल यहां रखी हुई है, ये H2 के हाइट पर है, एक बॉल यहां रखी हुई है, मान लो H3 के हाइट पर है, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास मान लो m2 है, इसका मास मान लीजिए m3 है। तो अगर आपने यहाँ पर u ग्रेविटी को क्या ले रखा है, जीरो ले रखा है, तो बताइए इसकी एनर्जी देखिए, ये लाइन ऐसे देखी जाएगी, ये लाइन ऐसे देखी जाएगी, ये लाइन ऐसे देखी जाएगी, ठीक। तो बताइए u1 क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि रेफरेंस से ऊपर है तो ये लिखेंगे m1g h1। u2 बराबर क्या लिखेंगे बताइए प्लस, ये आ जाएगा m2g h2। बताइए u3 क्या लिखेंगे प्लस m3g h3। क्लियर हो गया। अब एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, जरा प्रूफ के साथ देता हूं। देखिए, नोट करके लिखिए या कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए। देखिए यार, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन two locations, between two locations is independent of reference point या रेफरेंस, सीधे रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। बहुत बड़ी बात बताई, दो लोकेशंस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसी भी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसको मैं अभी आपको समझाता हूं, देखिए कैसे। पहले लिखिए पॉइंट को, फिर समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए यही है, यही था। अब जरा समझना, अब आपने ये रेफरेंस यहां पर ले लिया भले ही, और एक लोकेशन आपने ये ली, ये ए लोकेशन, और यहां से मान लीजिए हाइट है h। ये एक बॉल आपने यहां ली, ये लोकेशन बी ली, और ये हाइट है मान लीजिए यहां से 3h। ठीक है, अब जरा समझना, अब जरा समझिए। एक बार आपने रेफरेंस ये लिया, अभी समझना जरा। अब देखिए, आप इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में यूए लिखिए। यूए लिखेंगे तो बताइए कितना आएगा, इसका मास है, ठीक है, इसका भी मास है। यूए लिखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, जरा समझिए। ये आ जाएगा mgh आ जाएगा। इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस लोकेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh प्लस यू बी बराबर कितना आ जाएगा बताइए, प्लस mg इंटू 3h आ जाएगा। अब बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, मान लो यू बी में से यूए घटा दें तो यार इतना सब जानते हैं, mg कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3h माइनस h एंड आई थिंक दिस इज 2mgh। क्लियर है, ये आएगा। अब इसी में देखो, अब इसी में देखना, ये क्लियर है। ये रेफरेंस लिया तो इन दोनों में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 2mgh आया। अगर मान लो रेफरेंस में ये ले लूं, चलो रेफरेंस ये ले लेते हैं, कलर चेंज करके ले देते हैं, रेफरेंस ये ले लेते हैं। रेफरेंस आप ये ले लीजिए, यहाँ पे आप यू ग्रेविटी जीरो ले लीजिए। अगर आपने यू ग्रेविटी ये जीरो ले लिया तो इसकी तो एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है भाई, रेफरेंस पे ही रख लिया ना, तो बताइए अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, बताइए यहां से कितना है, ये बताइए 2h है कि नहीं। तो बताइए यहां पर हम क्या लिखेंगे, यू ए तो क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, और यू बी क्या लिखेंगे बताइए, यू ए डैश कर दो, चलो यू डैश बी क्या लिखेंगे बताइए। अभी आ जाएगी एम जी इंटू 2h। तो बताइए जो यू बी माइनस यू जो ए हो जाएगा वो किसके बराबर आएगा, चेक करिए, ये आएगा 2mgh आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ए और बी के बीच का जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने रेफरेंस इस लाइन पे लिया है कि इस लाइन पे लिया है या इसके अलावा और कहीं लिया है। ये क्वेश्चंस में मैं बहुत कायदे से यूज करने जा रहा हूं
क्योंकि हमको हर जगह दो पोजीशंस के बीच में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना होगा या यूज करना होगा। तो रेफरेंस हम कहीं भी ले लेंगे अपनी मर्जी से, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने इस एग्जांपल में ये बात प्रूव कर दी है कि दो लोकेशंस के बीच का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी भी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता यार, ठीक है, ठीक है, ये बात मैंने प्रूव कर दी है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे कहेगा इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, इसकी रॉड की मास एम है, इसका यूनिफॉर्म रॉड है, भी मास एम, लेंथ है, यू रॉड बराबर क्या। अब सुनिए, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की तभी फाइंड आउट होगी जब आप पहले रेफरेंस डिफाइन कर दें। तो रेफरेंस मैं यार इसका बेस ही डिफाइन कर लेता हूं, यहां पे मैंने यू ग्रेविटी को 0 मान लिया, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि अगर रेफरेंस से, ये रेफरेंस है, तो अगर इससे कोई भी पॉइंट मास डीएम का या एम का यहां से वाई के डिस्टेंस पर है, तो इसकी जो यू लिखी जाएगी या डी यू लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, डी एम जी इंटू वाई, ये, ठीक है। जो एम जी एच वाला फॉर्मूला है वो एक पॉइंट मास के लिए यार एप्लीकेबल है, एक पॉइंट मास में ही लगेगा वो फॉर्मूला, ठीक है, एक पॉइंट मास के लिए ही एप्लीकेबल है। अब देखिए, अब इस रॉड में तो यार ये पॉइंट मास है नहीं, मास अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट है, तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन की बहुत दिनों से आदत डाल रहा हूं, जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा तो डिटेल पढ़ाता हूं कि एलिमेंट कैसे कट होता है, पर अभी हम छोटे छोटे केसेस कर रहे हैं, इतना यार बच्चों को आता है या हम करते हैं तो समझ में आता है। तो देखिए एलिमेंट क्यों कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो रेडीमेड फॉर्मूला है वो एक पॉइंट मास के लिए ही लगेगा, एम जी एच, तो एम एक पॉइंट मास है उसमें, ठीक है, जी ग्रेविटी का एक्सीलरेशन होता है और रेफरेंस से जो हाइट होती है वो एच होती है। तो आपको यहां पे लेना पड़ेगा, इस तरीके से कट करना पड़ेगा, यहां से y पे जाके या x पे जाके जो भी ले लो, ये dx की लेंथ। अब ये जो dx की लेंथ है इसमें जो मास होगा वो dm होगा। तो dm क्या है, इसे रॉड है जो dx लेंथ की रॉड है, dx लेंथ की जो रॉड है इसमें जो मास है, ठीक, वो dm का मास है। अब dm का मास कैसे लिखेंगे, अब जरा सुनिए। देखिए जो m का मास है वो टोटल लेंथ l में, तो पहले लेमडा डिफाइन करेंगे, कई वो पहले भी बात कर चुके हैं। लेमडा का मतलब यूनिट लेंथ का मास, तो m का मास l के लेंथ में, तो यूनिट लेंथ में मास कितना होगा बताइए, ये होगा m बाई एल होगा। तो यूनिट लेंथ में मास कितना, m बाई एल, तो dx के लेंथ में मास है dm, तो बताइए कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dx, तो बराबर कितना आ गया बताइए, ये आ गया m बाई एल इंटू dx। क्लियर हो गया। तो अब देखिए इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस टुकड़े की जो डी होगी, जो डी होगी वो क्या डिफाइन होगी बताइए, डी एम जी एच, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डी यू बराबर डी एम क्या बताइए, एम बाई एल इंटू डी एक्स, जी हमेशा की तरह एच, एच का मतलब रेफरेंस से उस पॉइंट मास की हाइट बताइए कितनी है, एक्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। बहुत अच्छी बात। तो अब देखिए टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा यू रॉड बराबर, इंटीग्रेट कर दिए इसको, तो यह आ जाता है एम जी बाई एल और यह आ जाएगा एक्स डी एक्स। इतना पॉज करके उतारिए, और पूरी रॉड की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो एक्स इस रॉड को कवर करने के लिए बताइए कहां से कहां तक वेरी कर जाए। अगर x को 0 रख दोगे तो रॉड का ये एंड आ जाएगा, और x को l लिख दोगे तो रॉड का ये एंड आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट जाएगी 0 से l, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहां से u रॉड बराबर m g बाई एल, तो बाहर आ जाएगा, और x dx बताइए, x का इंटीग्रेशन ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से l, लिमिट पुट करिए और आप चेक करिए क्या एम जी एल बाई 2 आ रहा है। अब इसमें भी एक शॉर्टकट बताऊंगा, तो ये आ रहा है एम जी एल बाई 2। अब देखिए इसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या आया, ऑब्जर्वेशन देखिए,
इसमें ऑब्जर्वेशन ये आया कि जब आपने इंटीग्रेशन से, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, यूनिफॉर्म रॉड है, अभी मास एम लेंथ है, अगर आपने यहाँ पे यू ग्रेविटी को 0 लिया हुआ है तो इस रॉड की एनर्जी इंटीग्रेशन के बाद ये आती है mgl/2। लेकिन हमें तो क्वेश्चंस में यूज करनी है। अगर हमें क्वेश्चंस में यूज करनी है तो हमारे पास डायरेक्ट भी तो एक ऑब्जर्वेशन है। इतना सब जानते हैं, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्या बताइए, cm यहाँ से l/2 के हाइट पर ही होगा, बिल्कुल होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बताइए, अगर क्या मैं इसको इक्विवेलेंट ये कह सकता हूँ कि अगर पूरे मास को मैं इसके सेंटर ऑफ मास पर रख देता और यहाँ से रेफरेंस से ही हाइट ले लेता इसकी, यहाँ पर यू ग्रेविटी 0 लिया है, तो बताइए अब सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पर होगा, यहाँ से l/2 पर। तो अगर ये पॉइंट मास होता तो इसकी सीधे सीधे यू ग्रेविटी कितनी लिखी जाती, बताइए, mgl/2 लिखी जाती। क्लियर हो गया, mgl/2 लिखी जाती सीधे सीधे। ठीक है, तो अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो आप उस सिस्टम की एनर्जी को कहां पे ले लोगे, सेंटर ऑफ मास पे ले लोगे। ठीक है, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तब भी सेंटर ऑफ मास पे ले लोगे, पर उसके लिए फिर आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना होगा, तो वो ऐसे ही कठिन हो जाता है। तो अभी आपको एग्जाम्पल से एक एक करके समझाते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए रॉड ये होती है, अभी मैं जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूं सब यूनिफॉर्म ले रहा हूं, ये होती रॉड, या देखो यही होती, चलिए आखिरी में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लो जिनको याद कर लेना। देखिए, ये 2-4 मैं फॉर्मूले आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, इनके डेरिवेशन करने भी नहीं होते हैं लेकिन हर बच्चे को याद रखने होते हैं। ऐसे और भी फॉर्मूले हैं लेकिन अभी फ़िलहाल इतने याद कर लो और मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतने, कुछ अगली क्लास में बता दूंगा। देखिए, कुछ सेंटर मास के लोकेशंस होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे एक होता है हेमीस्फेरिकल सेल, तो यार देखना, हेमीस्फेरिकल सेल और हेमीस्फीयर बनते एक ही जैसे, लिखना होता है सेल लिख दिया तो मतलब अंदर से खोखला है, और स्फीयर लिख दिया तो अंदर से ठोस है। जैसे फुटबॉल सेल होता है और क्रिकेट की बॉल स्फीयर होता है। ठीक है, या अर्थ स्फीयर होता है। ठीक है, और फुटबॉल सेल होता है क्योंकि अंदर से खोखला होता है। तो इसके सेंटर मास आपको याद करने, यार जो सेल होती है उसका सेंटर मास बेस से यहाँ से r/2 पर होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी कितना होगा, अगर उल्टा भी रखा हो तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा, याद रखना। और जो स्फीयर होता है उसका सेंटर मास यहाँ से बेस से कितना होता है, 3r/8 होता है। तो यहाँ से अगर लिखना होता कभी तो ये कितना आ जाता बताइए, 5r/8 हो जाता। याद करने प्लीज यार, याद करने। हाँ, इसका ट्रिक भी होती है याद करने की, लेकिन वो मैं सेंटर मास में ही बता पाऊंगा जाके अच्छे से, अभी नहीं बता पाऊंगा। अभी बताऊंगा तो वो मेरी एनर्जी तो वेस्ट होगी, आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी सिंपली रटो कि हेमीस्फीयर का सेंटर मास बेस से 3r/8 और सेल का r/2, याद कर लो। ठीक है, और 2 ये याद कर लो, कोन होता है एक हॉलो कोन, इसी तरीके से एक सॉलिड कोन। ठीक है, एक हॉलो कोन और सॉलिड कोन। तो हॉलो कोन का सेंटर मास बेस से, हॉलो कोन का बेस से होता है 2h/3 और वर्टेक्स से h/3, याद ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। और यही सॉलिड कोन होता है तो यहाँ बेस से होता है h/4 और वर्टेक्स होता है 3h/4, याद कर लो। जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है, जेई में एक बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर, क्वेश्चन तो मैं मिसलिनियस में कराऊंगा या अगली क्लास में करा दूंगा, उसकी कोई परवाह ना करें, क्योंकि यार काफ़ी क्लास लंबी हो गई है तो मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा इसको। तो कुछ क्वेश्चंस मिसलिनियस अब अगली क्लास में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा और वो छोटा सा ही है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा मैं अलग से। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले आप याद करके आएंगे। हेमीस्फेरिकल सेल का सेंटर मास r/2 पर, सॉलिड का 3r/8 पर बेस से। कोन, ऐसे हॉलो कोन कितना होता है, हॉलो कोन लिखा हुआ है 2h/3 बेस से, ऊपर से h/3, और अगर सॉलिड कोन होगा तो बेस से h/4 ऊपर से 3h/4 या वर्टेक्स से 3h/4।
ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास रोकता हूँ। थोड़ी क्लास लंबी हो गई है, पर क्या करें यार, टॉपिक फंसता है तो लंबी हो ही जाती है, कुछ हो नहीं सकता। पढ़ाई करते रहिए, चलिए।